हेलो दोस्तों, मैं अटलांटा से डॉक्टर राकेश शाह बोल रहा हूँ। आज कोरोना वैक्सीन जो अभी लॉन्च हुई है mRNA वैक्सीन, उसके बारे में फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन जो बोलते हैं, जो सबके दिमाग में घूमते रहते हैं, उसके बारे में मैं थोड़ी बातचीत करने जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन ये है कि ये वैक्सीन क्या है, बराबर है। तो जो मैं बताने जा रहा हूँ वो mRNA वैक्सीन है। तो फाइज़र मॉडर्ना की mRNA वैक्सीन है, ऑक्सफर्ड की भी वो है। तो उसमें डिफरेंस क्या है? जो फाइज़र और मॉडर्ना की जो वैक्सीन है ना, उसमें जो mRNA उन्होंने बनाया है वो लिपिड लेयर में एनवेलप बना के वो इंजेक्ट करेंगे। और जो ऑक्सफर्ड का है वो चिम्पांजी के एडिनो वायरस है, उसमें वो डाल के वो डालेंगे। पर्पस क्या है कि डिलीवरी करने का। तो डिलीवरी एडिनो वायरस से एक्चुअली अच्छी होती है, लेकिन फिर क्या होता है कि एडिनो वायरस में हम एक्सपोज हो चुके होते हैं, इसलिए वो एडिनो वायरस वाली वैक्सीन का रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं आता है। वर्सेस जो mRNA वैक्सीन है वो लिपिड में अंदर होके जाती है, तो उसका रिस्पॉन्स अच्छा आता है। फिर क्या होता है कि ये mRNA वैक्सीन है ना, ये फाइज़र वालों की, तो उसका दूसरा फ़ायदा ये है, वाई आई एम एक्साइटेड अबाउट mRNA वैक्सीन इज़ बिकॉज अगर 10 साल के बाद अगर कोरोना का बाप भी आ गया और हमको दूसरी वैक्सीन बनानी पड़े, तो ये जो फाइज़र की जो वैक्सीन है और मॉडर्ना की mRNA वैक्सीन, वो दोबारा ऐसे mRNA वैक्सीन बना सकते हैं, क्योंकि जो लिपिड लेयर है उसके सामने एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं होते। जो एंटीबॉडी कैसे प्रोड्यूस होते हैं, जो वायरस का स्पाइक प्रोटीन होता है ना, उसके सामने एंटीबॉडी प्रोड्यूस होते हैं। वो mRNA होता है, वो शरीर में जाके उसके जैसा प्रोटीन बनाता है और फिर एंटीबॉडी प्रोड्यूस होते हैं। तो फिर आपको क्वेश्चन ये आएगा, तो फिर एक बार अंदर वो mRNA चला गया तो कंटिन्यूसली वो स्पाइक प्रोटीन प्रोड्यूस करता रहेगा, तो फिर क्या हाल होगा? ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि एक बार स्पाइक प्रोटीन प्रोड्यूस हो गया ना, तो उसके बाद में बॉडी उसको नेक्स्ट टाइम रिकग्नाइज कर लेती है, फिर उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, तो फिर वो बंद हो जाता है, मेमोरी में आ जाता है सेल्स की, और फिर उसका वो एंटीबॉडी बनाना प्रोडक्शन उसका बंद हो जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन कई लोगों ने सुना होगा या फिर व्हाट्सएप पे पढ़ा होगा कि ओ इसमें तो फीटस की टिश्यू होती है वैक्सीन में। तो मैं उसका पूरा राज बताता हूँ आपको कि असल में क्या है। कि ये ह्यूमन के लिए वैक्सीन बनाते हैं, दैट मीन्स कि ह्यूमन में इफ़ेक्टिव है कि नहीं वो तो टेस्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए ह्यूमन टिश्यू चाहिए। तो ह्यूमन टिश्यू कहाँ से लाएंगे? तो 1972 में साइंटिस्ट ने एक फिटस जो एबॉर्शन, इलेक्टिव एबॉर्शन कराया था, उसकी किडनी का जो सेल, स्टेम सेल जैसे थे, उसको उन्होंने प्रिजर्व किया और फिर उसको अभी तभी से मल्टीप्लाई करते 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 उसकी सेल लाइन उन्होंने बनाई हुई है। तो सब साइंटिस्ट है वो सेल लाइन यूज़ करते हैं। दूसरी ऐसी सेल लाइन 1985 में उन्होंने बनाई। तो अभी पूरी दुनिया में ऐसे दो ही सेल लाइन है जिसमें से सब लोग उसको यूज़ करते हैं। तो जब वो अभी यूज़ करते हैं तो वो फिटस को मार के या ऐसा कुछ नहीं करते हैं, वो पुराना जो 40-50 साल पुराना जो सेल लाइन चल रहा है उसको ही वो साइंटिफिकली मल्टीप्लाई करके उसको यूज़ करते हैं। और जब वैक्सीन का काम ख़त्म होता है ना, तो वो उसमें केमिकल डाल के सेल्स को मार देते हैं। तो आप जो इंजेक्शन लेते हो उसमें फिटस के सेल नहीं होते हैं, वो सिर्फ mRNA ही होता है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आपकी रिलीजियस या पर्सनल बिलीफ है कि आपको भले ने 40-50 साल पहले फिटस टिश्यू यूज़ हुआ, मुझे नहीं लेनी है, then probably this is not for you. Okay, so my job was to just clarify medically कि भाई फिटस टिश्यू का जो विवाद चल रहा था वो आया कहाँ से? यहाँ से आया था, बराबर है। तो ये वैक्सीन करती क्या है? तो दो चीज़ें करती है। एक तो वो आपको इन्फेक्शन के चांसेस घटाती है, और दूसरा सीरियस इन्फेक्शन होने के चांसेस कम करती है। ये वैक्सीन इन्फेक्टिविटी कम करेगी, वो ऐसा नहीं है कि एक में से दूसरे में जाएगा कि नहीं जाएगा, वो बंद नहीं करती है। वो अभी ऐसा प्रूव नहीं हुआ है। आई वुड से कि शायद ऐसा हो कि 6 महीने के बाद ऐसा बोले कि वो इन्फेक्टिविटी भी रिड्यूस करती है। लेकिन एज ऑफ टुडे दो ही चीज़ करती है कि वो इन्फेक्शन होने के चांसेस, डिसीज़ होने के चांसेस घटाती है और सीरियस डिसीज़ होने के चांसेस कम करती है। किसको लेनी चाहिए? ऑब्वियसली सबको, जो भी इन्फेक्शन नहीं हुआ सबको लेनी चाहिए। फिर जिसको इन्फेक्शन हो गया है उसको भी लेनी चाहिए, क्योंकि जो आपको इन्फेक्शन होने से इम्यूनिटी आती है उसके कंपेयर में वैक्सीन की इम्यूनिटी एक्चुअली 5 से 20 गुना ज़्यादा स्ट्रांग होती है और स्पेसिफिक होती है और वेरी रोबस्ट होती है। और जो ओल्ड पीपल है उनको भी लेनी चाहिए, क्योंकि उनको भी अच्छा रिस्पांस ट्रायल में आ चुका है। तो आप बोलेंगे कि
कौन सी इम्यूनिटी अच्छी है? देखो 4 प्रकार की इम्यूनिटी है। ये वायरस से बचने के लिए 4 प्रकार की इम्यूनिटी है। एक तो इन्नेट इम्यूनिटी, मीन्स आपकी खुद की इम्यूनिटी इतनी जोरदार है कि कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई वायरस, तो उसको इन्नेट इम्यूनिटी बोलते हैं। तो आपको तो वैसे ही अच्छा है। दूसरी इम्यूनिटी है वैक्सीन वाली की, जिसमें मरने के चांसेस नहीं होते, तो वो लेनी चाहिए। तीसरा है हर्ड इम्यूनिटी, क्योंकि उसमें पूरी कम्युनिटी को इन्फेक्शन लगता है और उसमें आप इम्यून हो जाते हैं, बराबर है। और चौथा है इन्फेक्शन से जो इम्यूनिटी आती है कि आपको इन्फेक्शन कम लगा था, आप रिकवर हो गए और आप इम्यून हो गए, बराबर है। पर उसमें इन्फेक्शन लगने में एक कैटेगरी वो है, हम उसको लॉन्ग हॉलर बोलते हैं। लॉन्ग हॉलर मीन्स कि कई लोगों को ये कोरोना का जो प्रॉब्लम है 3, 4, 5, 6 महीने तक चलता है। तो वो लोगों को प्रॉब्लम इसलिए चलता है कि कोरोना वायरस तो मर गया है उनके शरीर में, लेकिन वायरस का जो कचरा होता है ना, उसके सामने पूरे बॉडी का इम्यून सिस्टम पूरा डीरेगुलेटेड हो गया है, उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम होता है। तो उनको वैक्सीन नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रहा है और वैक्सीन देके फिर इम्यूनिटी को आप इरिटेट करेंगे तो फिर वो पागल हो जाएंगे। पागल नॉट दिमाग से बात नहीं कर रहा, मैं इम्यूनिटी की बात कर रहा हूँ। तो उनको नहीं लेनी चाहिए, लेकिन बाकी सबको लेनी चाहिए। तो ये बात हो गई कि किसको लेनी चाहिए। अभी बात आएगी कि कौन सी लेनी चाहिए। भाई मैं तो mRNA वैक्सीन से बायस, इसलिए मैं तो वही बताऊंगा कि mRNA वैक्सीन लेनी चाहिए, लेकिन आपको जो भी मिले वो ले लेनी चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर का जो प्रॉब्लम है, फाइज़र और मॉडर्ना में लो टेम्परेचर चाहिए, तो कई जगह पे ये मुमकिन नहीं हो सकता है। तो जो भी मिले वो ले लेने का, लेकिन अगर mRNA मिलती है तो वो लेना अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट कम है और उसका इम्यून रिस्पॉन्स आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और फाइज़र के लिए नहीं या मॉडर्ना के लिए नहीं, भाई उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क है नहीं, दोनों सेम है। फाइज़र वालों ने थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट टेस्टिंग किया था, मॉडर्ना का टेम्परेचर का फ़ायदा है। तो दोनों में एक बाजू थोड़ी ये फ़ायदा, एक बाजू ये फ़ायदा है। तो आपको जो भी मिले लेनी चाहिए। ट्रिकी सिचुएशन कब आती है, फॉर एग्जांपल कि मैं आज अटलांटा में, आज मैंने पहला डोज लिया और दूसरा डोज आता है 21 दिन के बाद या 28 दिन के बाद, तो मैं कैलिफोर्निया चला गया और मुझे वहाँ पे 1 महीना रुकना पड़ा, ऐसा हुआ शायद। तो मैं क्या करूँ? अगर मॉडर्ना की वैक्सीन यहाँ पे लिया, लेकिन अगर वहाँ पे मॉडर्ना की वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, तो मैं क्या करूँ? या फिर मैं भूल गया कि भी मैंने कौन सी वैक्सीन लिया था पहले, तो क्या मैं मिक्स एंड मैच कर सकता हूँ, एक फाइज़र की एक मॉडर्ना की, ऐसे ले सकता हूँ? आइडियली यू शुड नॉट, बट प्रैक्टिकली इफ़ यू डू इट, इट शुड बी ओके, बिकॉज दोनों mRNA वैक्सीन ही है। सो मैकेनिज्म एक्शन तो सेम है, लेकिन अभी ऐसा प्रूव नहीं हुआ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो आप आइडियली जस्ट स्टिक टू द वन कंपनी, बट अगर मिक्स करना पड़े तो आई शुड बी ओके। एंड टेम्परेचर का जो है कि टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर वाली वैक्सीन कब आएगी? वेल ऐसा हो सकता है कि फाइज़र वाले ऐसा बोले आफ्टर अ मंथ और सो और 2 मंथ की भी अभी रूम टेम्परेचर पे चलेगी, लेकिन अभी जॉनसन एंड जॉनसन और मर्क की जो वैक्सीन है वो रूम टेम्परेचर पे अच्छी रहती है। क्योंकि ये जो फाइज़र का है, उन्होंने बहुत ऐसे स्टेटिस्टिकल एनालिसिस नहीं किया है कि भाई ये इतने टेम्परेचर पे स्टेबल है, इतने टेम्परेचर स्टेबल है। जैसे जैसे वो करते जाएंगे आपको बताएंगे कि भाई चलो इतने टेम्परेचर पे वो स्टेबल थी, लेकिन अभी तो -70 डिग्री टेम्परेचर वो रिक्वायर करते हैं। एक बार आपने रिकॉन्स्टिट्यूशन कर दिया, उसके बाद में 5 दिन तक चलती है रेफ्रिजरेटर में, लेकिन उसके पहले उसको -70 डिग्री पे रखना पड़ता है। तो वो टेम्परेचर का मसला था। और दूसरा है कि हाउ लॉन्ग इम्यूनिटी लास्ट, कि भाई कितना चलती है इम्यूनिटी। तो we would want it to last for rest of the life, and I think that it will last for rest of your life वैक्सीन से। लेकिन ऐसा हो सकता है कि 2-3 साल के बाद शायद बूस्टर डोज लेना पड़े। तो देखते हैं अभी आगे आगे क्या होता है। फिर सेफ्टी के बारे में आप पूछेंगे कि भाई सेफ़ है कि नहीं। वेल सेफ्टी शॉर्ट टर्म में तो कोई ऐसे मेजर साइड इफ़ेक्ट मिली नहीं है उनको, जो रिपोर्ट उन्होंने पब्लिश की है, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होता है किसी को मालूम नहीं है। लेकिन mRNA वैक्सीन को लॉन्ग टर्म में साइड इफ़ेक्ट होने की संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि वो बहुत स्पेसिफिक है। ये कोरोना पैंडेमिक का एक ब्लेसिंग आप गिन सकते हैं कि इसकी वजह से हमको आज ये mRNA वैक्सीन कमर्शियलाइज हो चुकी है। 2013 से चल रही है, लेकिन 7 साल के बाद अभी ये कोरोना की वजह से ये mRNA वैक्सीन की टेक्नोलॉजी बाहर आई है। तो भविष्य में भी कितने सारे पैंडेमिक अगर आएंगे, होप कि कोई भी नहीं आए, लेकिन अगर आए तो ये टेक्नोलॉजी बहुत काम आ सकती है। तो ये mRNA वैक्सीन के बारे में हो गया।
और दूसरा ये कि mRNA वैक्सीन बार बार आप ले सकते हैं कि जब दूसरा पैंडेमिक आता है तो उस टाइम पे भी mRNA वैक्सीन ले सकते हैं। बाकी एडिनो वायरस वाली वैक्सीन लिया तो दोबारा एडिनो वायरस वाली वैक्सीन आप नहीं ले सकते क्योंकि एंटीबॉडी ऑलरेडी प्रोड्यूस हो गएंगे। और द लास्ट क्वेश्चन सबको रहता है, एक्चुअली वन मोर क्वेश्चन कि भी दूसरी वैक्सीन के साथ मैं ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता, जैसे कि फ्लू वैक्सीन, या आप ले सकते हैं लेकिन फिर आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि ये फ्लू वैक्सीन की साइड इफ़ेक्ट हुई या कोरोना वैक्सीन की साइड इफ़ेक्ट हुई, बराबर है। तो एटलीस्ट एक वीक छोड़ के रह लेंगे ना तो अच्छा रहेगा, दूसरी वैक्सीन लेनी है तो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कोरोना वैक्सीन, कोरोना के अलावा की कोई वैक्सीन आप अगर लेना चाहते हैं तो। और द लास्ट क्वेश्चन आएगा आपको कि ज़िंदगी नॉर्मल कब होगी। अरे भैया नॉर्मल तो होएगी और जल्दी जल्दी होने वाली, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि देखो सबको इन्फेक्शन लगना चालू हो गया। दैट मीन्स कि पीपल वैसे ही इम्यून होते जा रहे हैं, थोड़े बहुत मर रहे हैं लेकिन क्या करें, वो सच्चाई है, वो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और दूसरे वो नेचुरल इन्फेक्शन से लोग इम्यून होते जा रहे हैं। दूसरा अभी वैक्सीन आ गई तो वैक्सीन की वजह से लोग इम्यून होते जाएंगे। फिर कई लोग जैसे है इनेट इम्यूनिटी जिसकी अच्छी है, जिसको कुछ होने वाला है ही नहीं, तो वो लोग भी है। और फिर अभी ऐसा बढ़ता जाएगा तो हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी, तो बहुत सारे लोगों को हो गया तो फिर पूरी कम्युनिटी इम्यून हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि अगले 3 से 6 महीने में पूरा मामला लाइफ नॉर्मल हो जाएगी। शायद मास्क फिर भी रहेगा थोड़ा, और क्योंकि इन्फेक्टिविटी कम होती है कि नहीं होती है हमें मालूम नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि 3 से 6 महीने में ज़िंदगी पूरी लाइन पे आ जाएगी। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एंड दिस इज़ डॉक्टर राकेश शाह फ्रॉम एटलांटा जॉर्जिया, एंड आई एम श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड डू शेयर विद अदर पीपल सो दैट उनको भी ये जानकारी मिल सके। थैंक यू वेरी मच।